हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 27 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, ट्रैक्टर रैली टर्न्स वायलेंट एज फार्मर्स एंटर कैपिटल। Delhi witnessed chaotic scenes on Tuesday as groups of protesting farmers broke off from planned Republic Day tractor parade routes and swarmed into the heart of the national capital, hoisting a farm union flag and Sikh religious flag on the ramparts of Red Fort. So, yesterday हर किसी ने देखा दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में बहुत ही ज्यादा chaotic सीन हुआ, बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्टिंग जो होने वाली थी, जो पीसफुल प्रोटेस्टिंग होने वाली थी, वो पीसफुल नहीं रही, वो बहुत ज्यादा क्योटिक हो गया। एंड ये भी देखा गया कि जो प्लान किया गया था कि रिपब्लिक डे जो परेड होगी, ट्रैक्टर परेड होगी, वो ट्रैक्टर परेड और हुई नहीं। ये देखा गया कि बहुत सारी ग्रुप मेंबर्स जो फार्म यूनियन के थे, वो कैपिटल के अंदर, दिल्ली के अंदर घुस गए और उन्होंने रेड फोर्ट में भी अपना झंडा लहरा दिया। लेकिन कुछ फार्मर्स का ये कहना है, जो फार्मर लीडर्स है, उनका ये कहना है कि ये काम उनके फार्म यूनियन वालों में से किसी ने नहीं किया, ये कोई बाहर वाला ही है, ये ग्रुप कोई बाहर वाला है जो फार्मर्स के साथ मिल के ये हरकत किया है ताकि फार्मर्स को बदनाम किया जाए। तो ये कौन किया है, कैसे किया है, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहकीकात की जाएगी और जिसने भी ये किया है उसे पकड़ा जाएगा। Police used tear gas, water cannons and lathi charge to stop farmers at several locations in the city, including at ITO, where one protester died. पुलिस ने टीयर गैस भी छोड़ा, वाटर कैनन भी यूज की और लाठी चार्ज भी हुआ और इसमें एक प्रोटेस्टर, एक फार्मर की मौत हो गई। Delhi police said 83 police personnel and one civilian has been injured during the protest. By evening, the Home Minister deployed additional paramilitary forces in Delhi and suspended mobile internet services in several parts of the city. और होम मिनिस्टर ने इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया दिल्ली के बहुत सारे हिस्सों में और बहुत ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लागू कर दी गई। अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, क्योंकि फार्म यूनियंस का सिर्फ एक ही मकसद है, उनका एक ही मांग है कि जो 3 फार्म लॉज है उसको हटाया जाए। और कल जो हुआ उसके बाद क्या ये डिसीजन पे कायम रहेंगे वो, या फिर क्या सेंटर इस डिसीजन को मानने वाले हैं, या और बातचीत होने वाली है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। नेक्स्ट, इंटरनेट सस्पेंडेड अंडर रेयरली यूज्ड एक्ट एज farmers' protests turned violent in parts of Delhi on Republic Day. The Ministry of Home Affairs is issued orders to temporarily suspend internet in some areas under a rarely used provision of a British-era act. So, ये जो इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जाता था, ये एक ब्रिटिश एरा एक्ट है। कुछ भी हो, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो बहुत रेयर ओकेशन में ये किया जाता है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि अगर कुछ भी झमेले हो सेंटर के साथ तो सेंटर इंटरनेट को ऑफ कर देती है, पता नहीं क्यों, लेकिन इंटरनेट को ऑफ कर देती है। The order issued under the temporary suspension of telecom services, public emergency or public safety rules 2017 of the Indian Telegraph Act 1885 had been issued only twice in Delhi, on December 19 and 20, 2019, at the height of the CAA Citizen Amendmentship Act and National Register of Citizen NRC protest. तो जब CAA और NRC की प्रोटेस्ट हो रही थी, उस वक्त भी इंटरनेट को ऑफ कर दिया गया था और अभी इस वक्त भी कर दिया गया। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, ये जम्मू कश्मीर में भी किया गया था, असम में भी किया गया था। जहां जहां ऐसी प्रॉब्लम हुई है वहां पे ये इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था। तो ये कहा जाता है कि ताकि ये झमेला या फिर ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आगे ना बढ़े, ज्यादा ना फैले, इसके वजह से ही इंटरनेट को बंद किया जाता है। बट हु नोज द मेन रीजन। नेक्स्ट, petition in Supreme Court seeks guidelines for electronic media. The Supreme Court has decided to examine a petition seeking the framing of guidelines outlining the broad regulatory
paradigm within which the right to free speech of broadcasters and electronic media can be judicially regulated. So सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटिशन आई और ये पिटिशन था कि एक गाइडलाइन, एक रेगुलेटरी गाइडलाइन को फ्रेम करने का, और वो गाइडलाइन होगा ब्रॉडकास्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो यूज करते हैं उनके लिए. दैट मीन्स स्पेशली द ब्रॉडकास्टर्स मीन्स न्यूज एंकर्स या न्यूज चैनल्स जो चलाते हैं, उनके लिए एक गाइडलाइंस होनी चाहिए. ये पिटिशन दिया गया सुप्रीम कोर्ट को. तो ये पिटिशन किसने दिया? द प्ली फाइल्ड by Pune residents Nilesh Navalaka and Nitin Memane has also sought the setting up of an independent media tribunal to hear and expeditiously adjudicate complaints against media businesses filed by viewers and citizens. So, नीलेश और नितिन का ये कहना है कि इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रिब्यूनल होना चाहिए. ये एक गाइडलाइन, फ्रेमिंग गाइडलाइन होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को पास पिटिशन दिया गया. इसके आधार पे जो भी न्यूज एंकर्स है या फिर ब्रॉडकास्टर्स है, अगर वो ऐसे कोई न्यूज रिपोर्ट करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो उसके खिलाफ एक्शन ली जा सकती है. तो ये एक गाइडलाइन होगी कि आप कौन कौन से न्यूज शो कर सकते हो. जैसे कि बहुत ही कॉमन चीज है, आप फेक न्यूज नहीं शो कर सकते, ये तो सबसे पहला बात. और आजकल देखा जा रहा है बहुत सारी मीडिया चैनल्स में फेक न्यूज फैलाई जाती है. कुछ कुछ वीडियोस दूसरे देशों से लाती है, कुछ वीडियोस तो गेम से भी उठा के लाया जाता है और ये शो किया जाता है कि ये हुआ है, ये हुआ है. सो ये एक फेक न्यूज बनाई जाती है. और जैसे कि फेक व्हाट्सएप मैसेजेस भी शो की जाती है आजकल, ये भी बहुत ज्यादा होती है. और ये भी बहुत ज्यादा देखी गई है कि एक पार्टी को बहुत ज्यादा प्रेज किया जाता है और दूसरे को बहुत ज्यादा नीचा दिखाया जाता है. ये तीन चीज बहुत ज्यादा होती है. हेट स्पीच होता है. तो एक गाइडलाइन होना चाहिए मीडिया में, ब्रॉडकास्टर्स में, कि आप ये सब चीजें नहीं कर सकते, और अगर आप ये सब चीजें करते हुए पकड़े गए तो आपको सजा होगी. तो यही पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है इसे एग्जामिन करने का. तो पिटीशन क्या मांगती है? द पिटीशन वांट्स द कोर्ट टू कंसिडर substantial questions of law, including whether the electronic media enjoys greater freedom than ordinary citizens and whether they could only be subject to self-regulation. So, पिटीशन में यह लिखा था कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, जो मीडिया पीपल्स है, ब्रॉडकास्टर है, क्या वो उन्हें इतना ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है कि वो ऑर्डिनरी सिटीजन से भी ज्यादा एंजॉय करती है? क्या उनके मन में जो भी आता है वो कह देते हैं? इट हैज क्वेश्चन्ड whether free speech entails misinformation, fake news, hate speech, propaganda, paid news, communal and derogatory reportage, incitement, etc. तो क्या फ्री स्पीच, जो कहते हैं कि फ्री स्पीच है, ये देश में हर किसी को फ्री स्पीच देने का हक है, बहुत बढ़िया बात, बट क्या फ्री स्पीच का मतलब क्या ये है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन दे सको, आप फेक न्यूज फैला सको, आप हेट स्पीच दे सको, आप प्रोपागेंडा बना सको, आपको पेड किया जाता हो न्यूज बोलने के लिए, कम्युनल रिपोर्ट कर सको, कम्युनल जो प्रॉब्लम्स होती है, इंसाइटमेंट जो होती है, उन सब के बारे में आप रिपोर्ट बनाओ. क्या फ्री स्पीच का मतलब ये है? अगर ये फ्री स्पीच है तो फिर ये फ्री स्पीच अगर कोई और करे तो उसे सजा दी जाती है, लेकिन कोई अपना करे तो उसे सजा नहीं दिया जाता. इसीलिए ये गाइडलाइंस बनाना चाहिए. जो पिटिशन दिया गया है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और एक गाइडलाइन बनाना चाहिए कि आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए ये फ्री स्पीच का, क्योंकि हेट स्पीच, फेक न्यूज ये फ्री स्पीच नहीं है. नेक्स्ट, इन द फुटस्टेप्स ऑफ द लेजेंडरी Mukti Jodas, as New Delhi and Dhaka celebrate the 50th anniversary of the 1971 Liberation War, a 122-member Tree Service contingent of Bangladesh marched on Rajpath. At the Republic Day parade, it had soldiers drawn from units of that year. So,
न्यू दिल्ली और ढाका 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की 1971 लिबरेशन वॉर की। उनमें 122 मेंबर ऑफ थ्री सर्विस कंटिजेंट जो बांग्लादेश ने 1970 वॉर में लिबरेशन वॉर में लड़ा था, वो थ्री सर्विस कंटिजेंट से 122 मेंबर जो उस ईयर में उस यूनिट में थे, उन्होंने राजपाथ पे मार्च किया रिपब्लिक डे परेड में। The contingent led by Lieutenant Colonel Abu Muhammad Shahnur Sawoon and his deputies Lieutenant Farhan Ishraq and Flight Lieutenant Sibat Rahman carried with its legacy of legendary Mukti Jodhas of Bangladesh, their forefathers who fought against oppressions, mass atrocities by tyrannical forces and are the freedom of Bangladesh, the officials stated. सो ये कंटिजेंट को लीड किया गया लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शाहनूर सवून की तरफ से, और उसके डेप्यूटीज में थे लेफ्टिनेंट फरहान इशरक और लेफ्टिनेंट सिबत रहमान। और वो लोग लेजेंडरी मुक्ति जुदस, उनका लेगेसी को फॉलो करते हुए, जो उनके फोर फादर थे, जो सबसे पहले गलत के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट की थी, उनकी लेगेसी को बनाए रखते हुए बांग्लादेश को रिप्रेजेंट किया था इंडिया के रिपब्लिक डे परेड राजपाथ में। Next, Kane threatens Indian asset seizures abroad in tax cases. A month after it won an international tribunal award of $1.2 billion in damages against India in the retrospective taxation case, UK-based Khan Energy Corporation has threatened that it may be forced to begin attaching Indian assets, including bank accounts in different world capitals, unless the government resolves the issue. So, जैसे हम लोगों ने कुछ महीने पहले पढ़ा था कि कैन्स एनर्जी जो ग्रुप है, यूके बेस्ड ग्रुप है, वो ग्रुप ने इंडिया के ऊपर ट्रिब्यूनल केस किया था, टैक्सेशन केस, कि इंडिया ने टैक्स पे नहीं किया था, और वो ट्रिब्यूनल टैक्स केस वो जीत गए थे, और $1.2 बिलियन का, और इंडिया को $1.2 बिलियन पे करना पड़ेगा खान एनर्जी कॉर्पोरेशन को। लेकिन अभी उनका कहना है कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट ये इश्यू को रिजॉल्व नहीं करती, जब तक वो पे नहीं करते, तो खान एनर्जी इंडिया का एक एक एसेट्स जो अब्रॉड में है उनको अपने अंडर में लेती रहेगी, अपने कब्जे में लेती रहेगी। So, according to the sources, the assets already under consideration could include embassy bank account. तो ये assets क्या क्या हो सकती है? यूके में जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, उनका जो बैंक अकाउंट है वो अपने अंडर में कर सकती है। नॉन डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस, एयर इंडिया प्लेन्स एंड स्टेट ओन शिप्स, एयर इंडिया के प्लेन जो वहां लैंड करेगी उसे अपने कब्जे में कर सकती है। स्टेट ओन शिप्स जो है, जो बहुत ज्यादा सेवरल प्लेसेस में है, जैसे कि यूके, हॉलैंड, फ्रांस, कनाडा, यूएस, यहाँ पे जो इंडियन के स्टेट ओन शिप्स है उसको भी अपने कब्जे में कर सकती है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट जो अमाउंट है वो अमाउंट उन्हें ना दिया गया, तो वो इंडिया के जो एसेट्स है, एम्बेसी बैंक अकाउंट, एयरप्लेन, शिप्स, ये सब अपने कब्जे में कर लेंगे। नेक्स्ट, India set to grow 11.5% in 2021, IMF. The International Monetary Fund on Tuesday raised its forecast for global economic growth in 2021 and said the coronavirus triggered downturn in 2020 would be almost full percentage point less severe than expected. So, International Monetary Fund ने कहा कि 2021 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, बढ़ सकती है, और 2020 में जो गिरा था, ग्लोबल इकोनॉमी जो गिर चुका था, वो 2021 में लेस सीवियर होगा, मतलब ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। जितना घाटा हुआ था 2020 में उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन रेज होगा, बढ़ेगा। तो ग्रोथ बढ़ेगा, इसका मतलब ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ज्यादा बेटर होगी 2020 से। ये नहीं कहा जा रहा कि 2019 जैसा बेहतर हो जाएगा, नहीं,
2019 जैसा बेहतर तो नहीं होगा, लेकिन 2020 से बेहतर जरूर होगा। The IMF forecast a 2020 global contraction of 3.5%, an improvement of 0.9% points a percentage point from the 4.4% slump predicted in October. तो ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर में जो प्रेडिक्ट किया गया था 4.4% होगा, वो 3.5% हुआ, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड मोमेंटम इन द सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में बहुत ज्यादा मोमेंटम दिखाई गई। इट प्रेडिक्टेड ग्लोबल ग्रोथ ऑफ 5.5% इन 2021, और ये कहा जा रहा है कि 2021 में 5.5% होगी ग्रोथ, जो कि 0.3% पॉइंट ज्यादा होगी। The US economy was expected to grow 5.1% in 2021. 2021 में US इकोनॉमी कहा गया 5.1% तक ग्रोथ होगी। China is expected to expand 8.1% in 2021 and 5.6% in 2022. 2021 में 8.1% और 2022 में 5.6% होगा चाइना का, compared to its October forecast 8.2% and 5.8%. Respectively, while India's economy is seen growing 11.5% in 2021, up 2.7% point after a stronger than expected recovery in 2020. तो 2020 में जो एक्सपेक्ट किया गया था जो रिकवरी होगी, उससे कहीं ज्यादा रिकवर हुआ है इंडिया का इकोनॉमी, और ये कहा जा रहा है 2021 में 11.5% तक ग्रोथ होगी। नेक्स्ट, GDP to contract 8% in financial year 2021, FICCI survey shows. India's GDP is expected to contract by 8% in 2020-21, according to the latest round of FICCI's Economic Outlook survey. The annual median growth forecast by the industry body is based on responses from leading economists representing industry, banking and financial services sector. The survey was conducted in January. ये सर्वे जनवरी में कंडक्ट हुआ था, और ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जीडीपी 8% कॉन्ट्रैक्ट होगी 2020-21 में। 8% कॉन्ट्रैक्ट, 8% तक गिरेगी। The median growth forecast for agriculture and allied activities has been pegged at 3.5% for 2020-21. 2020-21 में ये कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज है वो 3.5% से ग्रोथ होगी। नेक्स्ट, बजट में सेट हायर एग्री क्रेडिट टारगेट एट 19 lakh crore rupees. The government is likely to raise farm credit target to about 19 lakh crore rupees in budget 2021-22 to be presented on February 1st, according to people familiar with the matter. So, government एग्रीकल्चर क्रेडिट को 19 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ा सकती है, जो 15 लाख करोड़ रुपीस थी उससे 19 लाख करोड़ रुपीस की जाएगी। फॉर द करेंट फिस्कल द गवर्नमेंट सेट फार्म क्रेडिट टारगेट of 15 lakh crore rupees to 19 lakh crore rupees. The government has been increasing the credit target of the farm sector every year, and this time too the target is likely to be increased to around 19 lakh crore rupees for the 2021-22, as so said. So government farm credit को हमेशा इंक्रीज कर रही है, और इस बार 15 लाख करोड़ रुपीस से 19 लाख करोड़ रुपीस तक इंक्रीज करेगी 2021-22 बजट में। नेक्स्ट, US announced restoration of relations with Palestinians. US President Joe Biden's administration announced Tuesday it was restoring relations with the Palestinians and renewing aid to Palestinian refugees, a reversal of Trump administration's cutoff and a key element of its new support for a two-state solution to the decades-old conflict between Israelis and Palestinians. So, US प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अनाउंस किया कि वो पैलेस्टीनियंस के साथ जो रिलेशन डोनाल्ड ट्रंप में तोड़ दिया था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को सपोर्ट करके पैलेस्टीनियन के ऊपर में हुकूमत किया था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करवाई थी, जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने
उस रिलेशन को रिस्टोर किया, पैलेस्टीनियन के साथ जो रिलेशन था उसे वापस से नया तैयार किया, हर चीज को रिन्यू की गई, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को एड किया गया और ये कहा गया कि जो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो जगह है उसे नॉर्मल की जाएगी, उसे खत्म की जाएगी। एक्टिंग यूएस एम्बेसडर Richard Mills made the announcement of Biden's approach to a high-level virtual Security Council meeting, saying the new US administration believes this remains the best way to ensure Israel's future as a democratic and Jewish state while upholding the Palestinians' legitimate aspiration for a state of their own and to live with dignity and security. So, यूएस एम्बेसडर रिचर्ड मिल्स ने कहा कि बाइडेन का अप्रोच ये है कि वो चाहते हैं इसराइल जैसे डेमोक्रेटिक है, ज्यूइश स्टेट है, वो वैसी रहे और पैलेस्टीनियन जैसे अपने रहते हैं, जैसे लेजिटिमेट रहना चाहिए वो वैसे रहेंगे अपने डिग्निटी के साथ, अपने सिक्योरिटी के साथ, और ये इंश्योर किया जाएगा कि उनको सिक्योरिटी दी जाए। नेक्स्ट, ट्रम्प impeachment goes to Senate. Democrats of the US House of Representatives delivered charges of incitement of insurrection against former President Donald Trump to their Senate colleagues, clearing the way for his trial by the upper chamber of the US Congress. So Democrat US House Representative के Democrats ने charges deliver की incitement of insurrection की जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में किया गया। सो डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, अपने सपोर्टर्स को भेजा था कैपिटल में अटैक करने के लिए, यूएस कैपिटल में, तो उसके अगेंस्ट में ये इंसाइटमेंट ऑफ इंसरेक्शन किया गया, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए सेनेट्स कॉलेग्स में ये भेजा गया, सेनेट कॉलेज को, और उनको कहा गया कि ये वो क्लियर करे ताकि अपर चेंबर में जाके यूएस कांग्रेस में इसको ट्रायल कर सके। With enthusiasm waning among the GOP, it is far from clear that Senate Democrats will get the required minimum of 17 GOP Senate votes to convict the former president of inciting his support to attack the US Capitol on January 6. So, Democrat Senate को अब सामने वाली जो पार्टी होती है रिपब्लिकन्स, उनकी 17 सिग्नेचर्स चाहिए, तब जाके वो ये ट्रायल को स्टार्ट कर सकती है और फॉर्मर प्रेसिडेंट को कन्विक्ट कर सकती है कि उनके वजह से ये अटैक हुआ है यूएस कैपिटल में। और ये हुआ है क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि अपने सपोर्टर्स को कि वो जाए यूएस कैपिटल में अटैक करे और अपनी ताकत आजमाए, और इसको ही कन्विक्ट करना है और डोनाल्ड ट्रंप को ट्रायल में लाना है। अर्लियर दिस मंथ Mr. Trump became the first president in the history to be impeached twice, on January 13 this year and in December 2019, when he was impeached on charges of abuse of power with regard to leveraging the relationships with Ukraine to gain political favors and the obstruction of Congress in the ensuing investigation. So, सिर्फ ये जनवरी 13 को ही उनको इम्पीच नहीं किया गया था, उनको गलत नहीं कहा गया था, उनके ऊपर एक्शन नहीं ली गई थी। दिसंबर 2019 जहां पे उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया था, यूक्रेन के साथ रिलेशनशिप खत्म किया था और पॉलिटिकली फेवर किया था, तो उस टाइम भी उन्हें इम्पीच्ड किया गया था। सो दिस इज द सेकंड टाइम ही इज बीन इम्पीच्ड, और ये यूएस प्रेसिडेंट के हिस्ट्री में ये पहले प्रेसिडेंट है जिनको 2 बार इम्पीच किया गया। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 27 जनवरी का इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे फॉर कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, एनीवन कैन गिव अप, इट्स द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू डू, बट टू होल्ड इट टुगेदर when everyone else would understand if you fell apart, that's the true strength. तो गिव अप मतलब हार मान जाना। कोई भी हार मान सकता है, ये दुनिया में सबसे इजीएस्ट थिंग है करने के लिए, हार मान जाना। लेकिन खुद को जोड़े रखना, खुद को संभाले रखना और हार नहीं मानना, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप हार मानोगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। अगर आप
फेल भी हो गए, आप खुद को जोड़ के रखते हो और किसी को नहीं बताते, ये है ट्रू स्ट्रेंथ। आपने खुद को जोड़ के रखा और आपने फिर से वो काम किया, फिर से अपने आगे बढ़ने की कोशिश की, आपने हार नहीं माना, आपने गिव अप नहीं किया। यही आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है, ये आपको ताकत को दिखाता है और ये आपका ट्रू पावर है। तो कभी भी हार मत मानना, क्योंकि हार कोई भी मान सकता है, हार मानना बहुत इजी है। कुछ भी हो, डटे रहना, करते रहो, कामयाबी जरूर हासिल होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।